हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम देखेंगे, इसका सिलेबस हमारा बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है, जो कि हमारे टोटल 4 यूनिट रहने वाली है। और 4 यूनिट में ही हमारे टोटल 4 चैप्टर रहने वाले हैं। तो इसमें हमें टोटल 4 यूनिट के साथ 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट आने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आने वाली है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे हिंदी की आरंभिक संस्थाएं, यानी कि जो हिंदी को लेकर जो भी प्रमुख संस्थाएं बनी है सबसे पहले, उन सभी के बारे में हम पार्ट 1 में हमारे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड में भी हमारा एक ही चैप्टर आने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। और चैप्टर नंबर 2 में हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थाएं के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में हिंदी को लेकर कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई, किस किस तरीके की संस्थाएं बनाई गई, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो हमारी आती है यूनिट नंबर थर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में हमारा एक चैप्टर आता है, जो कि हमारा रहता है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान। तो इसके चैप्टर नंबर जो 3 है, इसमें हमें डिस्कस करना है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जो विकास हुआ है उसमें जो पत्र पत्रिका है उनका क्या सहयोग रहा है या उनका क्या योगदान रहा है। तो उन सभी के बारे में हम हमारे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो हमारी आती है यूनिट नंबर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में भी हमारा टोटल एक ही चैप्टर आने वाला है, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाएं के बारे में। तो यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं है वे कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं आई थी, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो भी हमारी कंप्लीट ही हो जाएगी। और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होने के साथ ही हमारे हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट रहने वाली थी, जिसमें हमारे टोटल 4 चैप्टर थे। तो यही था हमारा हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं के सब्जेक्ट का सिलेबस। तो अब हम एक एक करके एक एक यूनिट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी की आरंभिक संस्थाएं के बारे में। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर आज हमारी अदालतों, सरकारी दफ्तरों और शिक्षा में हिंदी की जगह सिर्फ अंग्रेजी और फारसी होती, तो क्या हम अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख पाते? शायद नहीं। लेकिन सौभाग्य से हमारे पूर्वजों ने इस चिंता को समझा और जो हिंदी है उसके लिए संघर्ष करने वाली कई संस्थाएं बनाई। तो आज हम उसी कहानी को जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी की प्रारंभिक या आरंभिक संस्थाओं की कहानी के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी और फारसी प्रमुख थी। जनता उन्हें न बोलती थी न समझती थी। तो स्टूडेंट, जो हमारा ब्रिटिश शासन था, यानी कि जो हमारा अंग्रेजों का शासन था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो अंग्रेजी और फारसी भाषा थी, उसका इस्तेमाल प्रशासन और अदालत की भाषा के रूप में किया जाता था। तो जो जनता होती थी वो अंग्रेजी और फारसी भाषा को ना तो बोल पाती थी और ना ही समझ पाती थी। तो भारतीय बुद्धिजीवियों ने प्रेरणा लेकर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु संस्थाएं बनाई। लेकिन जो भारतीय बुद्धिजीवी थे हमारे, तो उन सभी भारतीय बुद्धिजीवी ने ये देखा कि अगर हिंदी को संस्थागत रूप से नहीं बढ़ाया गया, तो जो हमारी अपनी भाषा है वो बहुत ही पीछे पिछड़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ प्रमुख संस्थाएं बनाई। तो यहीं से ही हमारे शुरुआत हुआ हिंदी की संस्थाओं के निर्माण का बारे में। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था हिंदी को न्यायालयों, सरकारी कार्यालयों, शिक्षा और साहित्य में स्थापित करना। तो उद्देश्य हमारा यही रहा है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका इस्तेमाल न्यायालय, सरकारी कार्यालय, शिक्षा और साहित्य, इन सभी पर इस्तेमाल किया जाए हिंदी का भाषा का प्रयोग। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिक प्रचारिणी सभा काशी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के बारे में, जो कि हमारी 1893 में बनी थी। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना के बारे में हम जैसे बात करेंगे, तो ये जो हमारी कहानी है ये हमारी 16 जुलाई 1893 की कहानी है। तो 16 जुलाई 1893 श्री श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, बुद्धू कुमार सिंह द्वारा इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी। तो कुछ विद्वान थे काशी में, जैसे कि श्याम सुंदर दास हो गए, राम नारायण मिश्र हो गए और बुद्धू कुमार सिंह जी हो गए। ये सभी एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सपना देखा, देवनागरी लिपि और हिंदी साहित्य को नया जीवन देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे श्री श्याम सुंदर दास जी है। तो इन सभी के, नहीं नहीं, ये हमारे प्रथम अध्यक्ष है बाबू राय कृष्ण दास। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे प्रथम बाबू राय कृष्ण दास जी है, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो जो पहले अध्यक्ष बने थे वे हमारे बाबू राय कृष्ण दास जी बने थे नागरिक प्रचारिणी सभा के। तो यही था हमारे स्थापना एवं उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उद्देश्य को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर जो उद्देश्य है इस नागरिक प्रचारिणी सभा के जो स्थापना की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी, किन किन उद्देश्य से की गई थी। तो इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य रखा गया वो रखा गया नागरी लिपि का प्रसार करना। यानी कि जो हमारी नागरी लिपि है उसका प्रचार प्रसार करना, ताकि जो हिंदी भाषा है वो हमारी सभी जगह पर, सभी सरकारी कार्यालय में, सभी दफ्तरों में यूज हो सके। दूसरा आया हिंदी साहित्य की खोज, संपादन और प्रकाशन, इसमें रखा गया। और साथ ही नागरी लिपि को अदालतों और दफ्तरों में लागू कराना। इसमें ही हमें एक उद्देश्य और रखा गया जो कि था हमारा प्रमाणिक व्याकरण और शब्दकोश। जैसे कि हमारे हिंदी शब्द सागर हो गए, उन सभी को बनाना, जिससे कि जो व्याकरण और शब्दकोश है वो तैयार हो सके। तो यही सभी उद्देश्य थे हमारे नागरिक प्रचारिणी सभा के स्थापना करने के। तो यही थे हमारे नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना, उसके उद्देश्य। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। तो जो हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा थी उसके क्या क्या कार्य थे और क्या क्या उपलब्धियां थी, उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1900 से पांडुलिपियों की खोज और संरक्षण शुरू किया गया। तो जो 1896 में जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका शुरू हुई वो सभी इसी के अंतर्गत की गई, इसी के कार्य के अंतर्गत की गई। तो सबसे पहले तो जो 1900 था, 1900 से जो पांडुलिपियों की खोज है और संरक्षण है वे इसके द्वारा ही शुरू कर दिए गए। उसके बाद अयोध्या पुस्तकालय जो कि हमारा 1896 में बना, तथा अन्य पुस्तकालय, इन सभी की स्थापना की गई। तो कुछ पुस्तकालय थे महत्वपूर्ण पुस्तकालय, जिसमें हमारा अयोध्या पुस्तकालय आता है। तो उन सभी की स्थापना की गई, वो कि हमारा 1896 में की गई थी। उसके बाद जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका है, जो कि 1896 से मासिक और 1897 से त्रिमासिक निकाली गई। तो जो 1896 का समय था हमारा, उस समय जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका थी वो मासिक तौर पे आती थी, यानी कि एक महीने में एक बार आती थी। उसके बाद जब 1897 आया तो 1897 में उसे त्रिमासिक बना दिया गया, यानी कि 3 महीने में एक बार नागरिक प्रचारिणी पत्रिका निकाली जाती थी। तो 1896 में हमारे नागरिक प्रचारिणी पत्रिका शुरू की गई। साथ ही सूर, तुलसी, कबीर जैसी आदि कवियों की रचनाएं इसी टाइम पे प्रकाशित की गई।
और लगभग इसमें 5,000 पुस्तकें प्रकाशित भी की गई। साथ ही इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में अहम योगदान नागरिक प्रचारणी सभा ने निभाया है, और साथ ही इसमें हिंदी प्रचार हेतु छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट जरा कल्पना कीजिए, जब 1900 में यह सभा प्राचीन पांडुलिपि ढूंढने गांव-गांव जाती थी, तो लोग चौंक कर पूछते क्यों चाहिए ये पुराने ग्रंथ, और उन सभी को यही उत्तर मिलता था कि यही तो हमारी धरोहर है। तो यही था हमारे नागरिक प्रचारणी सभा के कार्य एवं उसकी उपलब्धियां। तो यही थी हमारी नागरिक प्रचारणी सभा, जो कि हमारी काशी में स्थापित की गई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राय कृष्णदास जी थे, जो कि आप देख सकते हैं ये आपकी पिक्चर बाबू राय कृष्णदास जी की है। तो ये तो हमारी प्रथम सभा हो गई। इसके बाद जो हमारी दूसरी आती है वो हमारी आती है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के बारे में, जो कि हमारा 1910 में हुआ था। तो सबसे पहले हम इसकी भी स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना 3 मई 1910 काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। प्रथम अधिवेशन 10 अक्टूबर 1910, अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय। तो 3 मई 1910 को नागरिक प्रचारणी सभा का ही एक पहल से प्रयागराज में एक सम्मेलन बना, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 10 अक्टूबर 1910 में हुआ था, और जिसके जो अध्यक्ष रहे थे वे हमारे मदन मोहन मालवीय जी रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी है। तो ये हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनकी अध्यक्षता में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था। इसके बाद ये तो हमारी स्थापना एवं उद्देश्य हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य क्या क्या रहे, ये जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य था देवनागरी और हिंदी का प्रचार करना। तो जो हमारी देवनागरी लिपि थी और हिंदी भाषा थी, उसका प्रचार करने इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी के साथ साथ अदालती, डाकखाना और सरकारी कामकाज में जो हिंदी की मान्यता है उसको देने के लिए भी ये जो आयोजन है ये किया गया था। और यहीं पर वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की दिशा में भी कार्य किए गए। तो ये सभी उद्देश्य ही थे हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कार्य एवं उपलब्धियों को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। जो हमारा यह आयोजन किया गया था इसके क्या क्या कार्य थे और क्या क्या उपलब्धियां थी। तो सबसे पहले इसमें जो कार्य आता है वो आता है गांधी जी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं से इसमें जुड़ाव था। और 1918 में इंदौर अधिवेशन, जो कि गांधी जी की अध्यक्षता में किया गया था, इसमें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव भी इसी में पड़ी थी। और जो मंगला प्रसाद जैसे जो महान व्यक्ति थे, उनके पारितोषिक जैसी पुरस्कार योजना भी चलाई गई। और यहीं पे हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद व प्रकाशन भी इसी के जरिए किया गया था। और प्राथमिक से उच्च स्तर तक हिंदी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो की गई, यानी कि जो स्कूल था, स्कूल से विश्वविद्यालय तक जो हिंदी शिक्षा है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ये सही भी थे हमारे कार्य और उपलब्धियां। तो जो ये सम्मेलन था, इस सम्मेलन के मंच से जब गांधी जी बोले तो पूरे एक पंडाल हिंदी के नारों से गूंज उठा था। तो यही वो पल था जब हिंदी एक आंदोलन बन गई थी। तो यही था हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, जो कि हमारे मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि हमारी मद्रास में हुई थी। तो इसकी भी हम सबसे पहले स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना हम देखें 31 मार्च 1918 इंदौर अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता में। तो स्टूडेंट 1918 का जो इंदौर अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने देखा कि दक्षिण भारत हिंदी से बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा था कि अगर देश को जोड़ना है तो भाषा को एक पुल बनाना होगा, और यहीं पर हमारा जन्म हुआ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। तो यही थे हमारी स्थापना हिंदी प्रचार सभा की। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इसका उद्देश्य रहा वो रहा था दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार। जैसे कि इसके नाम से ही साबित होता है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो दक्षिण भारत है उसमें हिंदी का प्रचार हो सके। दूसरा आता है हिंदी उर्दू विवाद से परे हिंदुस्तानी को साझा भाषा भी बनाना। तो जो हिंदी उर्दू विवाद था उससे हटकर हिंदुस्तानी को एक साझा भाषा बनाया गया, और इसमें राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक समन्वय को भी बढ़ावा दिया गया। तो यही सभी थे हमारे उद्देश्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के। अब हम बात कर लेते हैं इनके कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हिंदी प्रचार सभा के कार्य में उपलब्धियों के बारे में। तो इसमें कुछ प्रमुख शाखाएं खोली गई जो कि इनके मुख्यालय थे, जैसे कि
जो सबसे मुख्यालय जो रखा गया वो बैंगलोर, चेन्नई में इसका मुख्यालय रखा गया था। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद इन सभी पर इनकी जो जो शाखाएँ है वे खोली गई थी। फिर इसमें आया हिंदी प्रचार हेतु पत्रिकाएँ। तो हिंदी प्रचार समाचार केरल, भारतीय, दक्षिण भारत जैसे जो समाचार पत्र है, जो पत्रिकाएँ हैं, उन सभी का संपादन इसी समय पे किया गया, इसके अंतर्गत ही किया गया। साथ ही यहाँ पर स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की जो व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर भी की गई। जैसे कि हमने अभी पहले वाली सभा में भी देखा था, जो आयोजन हुआ था, उसमें भी हमने देखा था जो स्कूल, कॉलेज है, उनमें हिंदी पढ़ाने की जो व्यवस्था थी, वो की गई थी। तो यहाँ पर भी हमारे इस बात पर ध्यान दिया गया, जो स्कूल, कॉलेज है, उनमें हिंदी की व्यवस्था की गई। साथ ही 1964 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था भी घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर समय-समय पर कवि सम्मेलन, संगोष्ठी आयोजित की जाती थी। तो इसी कारण 1964 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित कर दिया गया था। तो यही थी हमारी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में जो हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता हमारे गांधी जी ने की करी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गांधी जी है, तो इनकी अध्यक्षता में ही हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आयोजन हुआ था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो कि वर्धा में हुई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि हमारा 1936 में हुई थी। तो इसमें भी हम सबसे पहले स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना में हम देखेंगे 1936 नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से संस्थापक गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर। तो स्टूडेंट 1936 नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे उसमें गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम मद्रास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव और काका कालेलकर जैसे जो महान विद्वान थे, वे सभी इसके संस्थापक के रूप में देखे गए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है, इन्होंने भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यही थी हमारी स्थापना। अब हम बात कर लेते हैं उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य में हम देखेंगे, इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य गया, वो गया हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। साथ ही यहाँ पर जो उद्देश्य रखा गया, वो रखा गया पूरे भारत और विदेशी में हिंदी का प्रचार। तो अभी तक जो हिंदी का प्रचार था, वो थोड़े निचले स्तर पर किया गया था। अब पूरे भारत में, साथ ही जो विदेश है, उनमें भी हिंदी का प्रचार किया गया था। इसीलिए जो प्रचार था, इस प्रचार को और बढ़ाने के लिए ही हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाते हैं हम, तो उसी का जो सुझाव है, वो इसी संस्था ने दिया था। तो यही थे हमारे इसके उद्देश्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य एवं उपलब्धि। तो इसका जो मुख्यालय रखा गया, वो मुख्यालय इसका वर्धा में रखा गया। और इसमें पुस्तकालय और प्रकाशन कार्य, जो कि 1937 से राष्ट्रभाषा पुस्तकालय कहलाया गया, उन सभी को इसमें राष्ट्रभाषा और भारतीय पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा और भारती नामक जो पत्रिकाएं है, वे भी प्रकाशित की गई। और साथ ही लाखों गैर हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाई गई। तो जो ऐसे लाखों गैर हिंदी भाषी थे, जिन्हें हिंदी सीखनी थी, तो उन सभी को हिंदी सिखाई गई। और साथ ही यहाँ पर विदेशों में भी शाखाएँ बनाई गई, जैसे कि अमेरिका, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि, इन सभी पर भी इसकी शाखाएँ बनाई गई। और यहाँ पर हिंदी अनुवाद, पाठ्य पुस्तक और परीक्षाएँ भी आयोजित की गई। और साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन में सहयोग दिया गया, जो कि हमारा सबसे पहला हुआ था 1975 में नागपुर में। तो इन सभी को आयोजित करने में भी इसने सहयोग दिया। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए 1975 का जो नागपुर था, जब पहली बार दुनिया भर के हिंदी प्रेमी एक साथ आए, तो लगा कि जैसे हिंदी सचमुच वैश्विक भाषा बनने जा रही है। तो यही था हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एक छोटे से निष्कर्ष की। निष्कर्ष में हम देखेंगे, इन संस्थाओं ने हिंदी और देवनागरी लिपि को मजबूत आधार दिया। तो जो हमारी ये सभी संस्थाएं थी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, इन सभी ने जो देवनागरी और हिंदी भाषा है, उसको एक मजबूत आधार प्रदान किया था। साथ ही यहाँ पर साहित्य का इतिहास, शब्दकोश, व्याकरण और पत्र पत्रिकाओं का जो विकास है, वो भी हमें देखने को मिलता है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने और एकता, राष्ट्रीय भावना जागृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यही संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी को सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा भी माना। तो स्टूडेंट, ये थी हिंदी की प्रारंभिक संस्थाओं की प्रेरणा गाथा। अगर आपको ये भी लगता है कि जो हिंदी है वो हमारी पहचान है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिए आपको कौन सी संस्था सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी।
तो यही था हमारा एक छोटा-सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही था हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएँगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।